हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट सेशन में हमने हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीटो पावर्स की, जिसमें हमने देखा इनके पास 3 टाइप्स की वीटो पावर है जो प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो आज हम इस सेशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन देखेंगे कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है। जब हम इनकी पावर्स की स्टडी करते हैं तो हमको लगता है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, इनके पास इतनी पावर्स हैं जितनी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। क्या हमारे देश के प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? क्या एक्चुअल में जो पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन इनको दी गई है, क्या वो खुद ही यूज करते हैं या ये पावर कोई और यूज करता है? इसीलिए हम इनके पोजीशन को 2 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज लीगल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन रियल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो रियल में हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो क्या है? पहले लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन क्या डिफाइन करती है? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रेसिडेंट को कौन सी पोस्ट देता है, कौन कौन से पावर्स देता है, वो लीगली लेवल पर कितना पावरफुल बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हिम वास्ट पावर्स, बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है। जितनी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी को भी नहीं दी गई हैं। जो भी एग्जेक्टिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, जुडिशियल, मिलिट्री, फाइनेंशियल पावर्स है, ये सभी पावर्स किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस वो इशू कर सकते हैं। इमरजेंसी की पावर्स उनको दी गई हैं। 3 टाइप्स की इमरजेंसी है एंड 3 टाइप्स की वीटो पावर्स हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को दी गई हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको बहुत ही ज्यादा वास्ट पावर्स हैं वो प्रोवाइड कराई गई हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश का पहला सिटीजन भी हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट हैं अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेसिडेंट को ही दी गई है। तो जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ही इज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। वो पूरे इंडिया को एक नेशन के रूप में, एक नेशनल यूनिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा अबव होते हैं। तो जितनी भी हमारे देश में डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रिलीजन है, लेकिन इससे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा अबव हो चुके हैं। तो हमारे को एक रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। सो ही इज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स देता है। तो जो प्रेसिडेंट के पावर्स हैं इनके रिगार्डिंग एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट का डॉक्ट्राइन है, इसको हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने ही ओरिजिनेट किया था। वो कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। वो किसी के अकॉर्डिंग, एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाउंड नहीं है। और दो इनके पास एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। वो इनको एडवाइस दे सकता है, लेकिन एडवाइस को मानना या ना मानना जी प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होती है। ही इज द इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, इसीलिए उन्होंने डॉक्ट्राइन दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। He may exercise his authority even without the aid and advice of the Council of Minister। जो Council of Minister है, इसको हेल्प के बिना भी वो अपनी अथॉरिटी, अपनी एक्सरसाइज, अपनी पावर्स हैं, पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसके रिगार्डिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1960 में जब वो दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ का फाउंडिंग स्टोन रख रहे थे, वहां पर वो कहते हैं
there is no provision in the constitution which in so many words lay down that president shall be bound to act in accordance with the advice of the council of minister। जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग जो वो एडवाइस देते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए ही इज नो बाउंड, वो बाउंड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी वर्ड बाउंडेशन का प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं किया गया है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो अपनी सभी पावर्स हैं खुद यूज करना चाहते थे। लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है इसकी रिगार्डिंग। जो उस टाइम के जे.बी. मुखर्जी हैं वो भी यही कहते हैं जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो ये पोजीशन है इससे हमको लगता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऑपोजिट जो रियल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो टोटली डिफरेंट है। जो प्रेसिडेंट की पोजीशन हमको दिखाई दे रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी काम होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं, लेकिन इसके लिए वो बाउंड बन चुके हैं, तो उनकी वीक पोजीशन के बहुत ज्यादा कॉजेस है। तो जो हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट की रियल पोजीशन है ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। जब हम एग्जीक्यूटिव हेड की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड रियल भी होते हैं और नॉमिनल भी होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल है वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, एंड जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बन जाती हैं। इनके पास पावर्स तो है लेकिन ये पावर यूज नहीं कर सकते हैं। He is a powerless president। जो इनकी पावर्स हैं सभी की सभी पावर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर है एंड उसकी काउंसिल है वो ही यूज करती है। That's why we are saying he is the powerless president। एंड वो एक टिटलर फिगर है, सब कुछ इनसे कराया जाता है, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल कहती है वो ही करते हैं। हम कहते हैं जब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज की थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, तो वो प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं होती कि इमरजेंसी इम्पोज कर सके, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता कि उन्होंने ही इमरजेंसी इम्पोज की थी, तो हमेशा नाम इंदिरा गांधी का क्यों आता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से कहा कि आपको इमरजेंसी इम्पोज करनी है, तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिए। ही इज द टिटलर फिगर, जो भी प्राइम मिनिस्टर उनको कहता है वो वही काम करते हैं, इसीलिए रियल पोजीशन क्या बन जाती है, हमारे देश के प्रेसिडेंट की वीक बन जाती है। तो इसकी क्या कॉजेस हैं जिस वजह से इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। फर्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है इसमें सभी की सभी पावर्स पार्लियामेंट को दी जाती हैं, एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड है। ब्रिटिश में भी क्या है, वहां की पार्लियामेंट सॉवरेन है और वहां का मोनार्क है, नॉमिनल हेड है। जैसे हमारे देश का प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, वैसे ही ब्रिटिश का मोनार्क भी क्या है, नॉमिनल हेड बन जाता है। आर्टिकल 75 जे प्रोवाइड करवाता है जो प्राइम मिनिस्टर है एंड उसकी काउंसिल है, इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू लोअर हाउस। जितने भी वो अपने काम करते हैं हर एक काम के लिए वो खुद सभी के सभी मिनिस्टर पार्लियामेंट के लोअर हाउस में लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए अगर वो प्रेसिडेंट से कोई काम करवा भी रहे हैं तो इसके लिए प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो इसके लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको ही लोकसभा में आंसर एबल बनाया गया है। इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनकी पोजीशन वीक हो जाती है, एंड जो हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन को वीक करने वाला है वो सबसे ज्यादा है आर्टिकल 74 एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसमें इतना कुछ चेंज कर दिया इंदिरा गांधी जी ने
कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, इसमें हर एक पार्ट से रिलेटेड प्रोविजन थी, अमेंडमेंट थी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, जितने भी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा चेंजेस थे, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने सभी पावर्स अपने फेवर में आपने डिक्टेटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पावर्स को अचीव कर लिया। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जे वे हमारे देश के प्रेसिडेंट को वीक बना देती है। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 जी क्या डिफाइन करता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसमें वो चेंज कर देते हैं हो शैल। शैल का मीनिंग क्या हो गया? बाउंडेशन, जिसके लिए प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड कर दिया। हो शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मीनिंग अब प्रेसिडेंट चाहे चाहे ना चाहे, वो जो प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल है इसके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जब 1960 में हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट को बाउंड करता है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उनमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो शैल वर्ड, जे वर्ड डाल दिए, जिससे प्रेसिडेंट है बाउंड हो गया। अगर मे वर्ड लगा होता तो इसकी डिस्क्रिशनरी होती कि प्रेसिडेंट है वो एडवाइस को मान सकते हैं, जो नहीं भी मान सकते, लेकिन शैल लगाने से उनको बाउंड कर दिया। इसीलिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन को वीक कर देती है। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 में होती है, जिस टाइम इंदिरा गांधी जी का कंट्रोल था, और उसके बाद 77 में जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो जनता पार्टी क्या करती है? वो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए इलेक्शन लड़ती है। वो नारा देती है सेव डेमोक्रेसी। उस टाइम इंदिरा गांधी जी को एक डिक्टेटर के रूप में जाना जाने लगा। इसीलिए मोरारजी देसाई जिसके हेड थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो लोगों से प्रॉमिस करते हैं अगर इस टाइम इलेक्शन में मैं जीत जाता हूं तो नेक्स्ट टाइम जो इंदिरा गांधी जी ने चेंजेस किए हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट की पोजीशन को वीक किया है, हम दोबारा से पुराना कॉन्स्टिट्यूशन वापस ले आएंगे। तो उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो 1978 में होती है, जिसमें कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को कुछ पावरफुल बनाया गया। लेकिन जब प्रेसिडेंट को पावर देनी थी प्राइम मिनिस्टर में, उस टाइम उन्होंने वो पावर नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बाउंड ही करना है। लेकिन एक क्लोज है वो ऐड कर दिया। वो क्या ऐड कर दिया? जो क्लोज ऐड किया था, इससे क्या किया? प्रेसिडेंट को रिकंसीडर की पावर दे दी। तो इट प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to reconsider such advice either generally or otherwise। मीनिंग अब प्रेसिडेंट के पास आपको पता है सस्पेंशन वीटो है। सस्पेंशन वीटो की वजह से क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो भी बिल इनके पास साइन करने के लिए आते हैं उनको वो क्या कर सकते हैं? रिकंसीडर करने के लिए वापस पार्लियामेंट में भी भेज सकते हैं। तो उन्होंने एक एड ये कर दिया कि प्रेसिडेंट को हम रिकंसीडर करने की पावर देते हैं कि प्रेसिडेंट हैं जो भी बिल आएंगे ही में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस बिल को दोबारा से रिकंसीडर करे। जैसे 2006 में हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, जब उनके पास बिल आता है रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो इनको रिकंसीडर के लिए वापस भेज देते हैं। तो इस तरह इनको रिकंसीडर की पावर दे दी। लेकिन इसमें भी क्या है, प्रेसिडेंट रिकंसीडर की पावर को सिंपल एक टाइम ही यूज कर सकता है फॉर अ बिल। अगर वो बिल विदाउट अमेंडमेंट और अमेंडमेंट के साथ दोबारा से पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। इस तरह जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें सिर्फ रिकंसीडर की पावर दी गई थी, जो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो एक्चुअल में जो इनकी पावर्स है बहुत ही ज्यादा वीक बना दी गई है।
तो ये होगी पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारी लीगल पोजीशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट पोजीशन डिफाइन करता है, एक्चुअल में वो एक नॉमिनल हेड बनकर रह गए हैं। तो जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन के साथ टाइम के साथ है, इनके रोल में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। आज के टाइम में भी प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। तो चेंजिंग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।